हेलो दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। मैं आप सभी का टॉप मैन जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाने के लिए आप अच्छे से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए, पास करिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास का इम्पोर्टेंट या हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वर्धन या पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। यहाँ से जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सब एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 100% आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पुष्यभूति। पहला है कि पुष्यभूति ने ही वर्धन वंश की, यानी पुष्यभूति ने, पहला क्वेश्चन आता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए, स्वयं पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। क्या क्वेश्चन बना कि पुष्यभूति वंश की स्थापना स्वयं किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। उसके बाद ये सामंत कार्य करते थे, मतलब किसी राजा के अधीन ये लोग कार्य करते थे, इसीलिए पुष्यभूति था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई तो किसी दूसरे सामंत ने इसको लिया था। ठीक है, उसके बाद पुष्यभूति का जो चौथा शासक आता है, ठीक है, इसमें एक चौथा शासक आता है। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद आता है चौथा शासक जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुष्यभूति वंश का चौथा शासक जब आता है प्रभाकर वर्धन, इससे पहले चार जो शासक होते हैं वो सामंत होते हैं, मतलब किसी राजा के अधीन कार्य करते हैं किसी एक एरिया में। और जब आता है चौथा शासक प्रभाकर वर्धन, ठीक है, इसकी जो पत्नी होती है वो यशोमती होती है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन है? यशोमती। देखिए, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। उसके बाद चार शासक और आए थे जो एक दूसरे के अधीन कार्य करते थे। उसके बाद चौथा शासक आता है प्रभाकर वर्धन, ये स्वयं इस वंश का संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन ने ही वर्धन वंश की स्थापना की। स्थापना तो पहले हो चुकी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। यानी वर्धन वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो प्रभाकर वर्धन है। ये कैसे प्राप्त हुआ कि ये वास्तविक संस्थापक है? क्योंकि इसने, पहले लोग महाराजा हुआ करते थे तो महाराजा के अधीन कार्य करते थे, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। इसी उपाधि के कारण इसे ये वर्णन, हमें जानते हो बुद्धचरित पुस्तक है उससे वर्णन मिलता है। ठीक है, हर्षचरित, सॉरी दोस्तों, हर्षचरित पुस्तक से हमको इसके वर्णन के बारे में पता चलता है। तो महाराजा धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। इसे वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी जो पत्नी है वो यशोमती है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो प्रभाकर वर्धन है, इसकी पत्नी यशोमती है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कैसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हर्षचरित एक पुस्तक है जिसमें महाराजा धीराज की उपाधि के बारे में इसे बताया गया है, जबकि पुष्यभूति वंश की स्थापना स्वयं पुष्यभूति ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। ये हमारा प्रभाकर वर्धन जो है, इनके 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन के कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन पहले थे, इनके पुत्र का नाम था राजवर्धन, दूसरा पुत्र था हर्षवर्धन, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री इनकी एक पुत्री थी। 3 संतानें थी प्रभाकर वर्धन के। यशोमती इनकी पत्नी का नाम था, राजवर्धन बड़ा पुत्र था, हर्षवर्धन छोटा पुत्र था, राजश्री इनकी पुत्री थी। राजश्री जो पुत्री थी उसका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था और ग्रहवर्मन कन्नौज का शासक था। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजश्री का विवाह
ग्रेवर्मन से हुआ था। और ग्रेवर्मन कन्नौज का शासक था। पूछा जाता है एग्जाम में कि राजश्री का विवाह किससे हुआ, तो ग्रेवर्मन से हुआ। और ग्रेवर्मन कन्नौज का शासक था। ओके दोस्तों, ग्रेवर्मन कन्नौज का शासक था। ठीक है। जो प्रभाकर वर्धन था, ये वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसके 3 संतानें थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रेवर्मन से हुआ था। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे चल के जो ग्रेवर्मन हैं, इनकी देवगुप्त और शशांक, ठीक है, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, देवगुप्त और शशांक ने इनकी हत्या कर दी थी। देखिए कैसे, कन्नौज का जो शासक था वो ग्रेवर्मन था। कन्नौज पे देवगुप्त की नज़र थी और देवगुप्त शशांक का मित्र था। देवगुप्त जो है शशांक का मित्र था। ठीक है। और ये दोनों ने मिलकर ग्रेवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया था। राजश्री को जब बंदी बना लिया, ठीक है, और उसकी हत्या कर दी, कन्नौज पे शासन करने लगे कौन, देवगुप्त। देवगुप्त जो कन्नौज पे शासन करने लगे, उसके बाद देखिए 605 ईस्वी में बीमारी के कारण प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। 605 ईस्वी में, ठीक है, 605 ईस्वी में बीमारी के कारण प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और राजवर्धन उस समय युद्ध करने बाहर गया हुआ था। ठीक है। युद्ध करने के बाद वो जो वापस लौटा, ठीक है, तब उसको पता चला कि उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है, तो उससे बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद जो है, जब दुख हुआ तो उसको राजा किसको बाद में बनाया गया, राजवर्धन। तो राजवर्धन ने फिर गद्दी संभाली। ठीक है, राजवर्धन ने गद्दी संभाली। ध्यान दीजिए, जो प्रभाकर वर्धन था ये हरियाणा के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अंबाला। हरियाणा के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अंबाला। अंबाला में ही पड़ता है थानेश्वर। ठीक है, क्या पड़ता है, थानेश्वर। हरियाणा के पास अंबाला, अंबाला के पास पड़ता है थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी, जो हरियाणा में पड़ता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जब ये आया थानेश्वर, तो राजवर्धन को राजा घोषित किया गया, राजा बन गया। तुरंत ही इसको मालवा जाना पड़ा, मालवा युद्ध के लिए जाना पड़ा। वहां से ये विजयी होके वापस लौट रहा था। ठीक है, वापस तो लौट रहा था, उससे पहले इसने देवगुप्त की, कहते हैं कि देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दी थी। उसके बाद ये युद्ध से लौट रहा था और युद्ध से लौटते समय धोखे से शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, धोखे से रास्ते में जब ये लौट रहा था तो धोखे से शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। और उसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन जो है, इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इतिहास हमको जो पढ़ना है, इम्पोर्टेंट इतिहास, वो हर्षवर्धन का ही है। ठीक है दोस्तों, तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। 606 ईस्वी में अपने भाई की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा था। फिर हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठा तो देखिए उसकी एज बहुत कम है, कितनी है, 16 वर्ष। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। और हर्षवर्धन जैसे गद्दी पर बैठा, थानेश्वर की उसके पास 2 चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी कि राजवर्धन जो था उसका भाई, उसकी हत्या शशांक ने की थी, उस हत्या का बदला लेना। दूसरा कार्य ये था कि ग्रेवर्मन की हत्या इन दोनों ने की थी मिलके। और तो ग्रेवर्मन की जब हत्या हो गई तो राजश्री मजबूर हो गई, वो कह रही थी अब हम सती हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सती होने के लिए या आत्मदाह करने के लिए बाहर निकली थी। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो ये एक बौद्ध भिक्षु से मिला था, बौद्ध गुरु से मिला था, बौद्ध भिक्षु बोलते हैं उसको। उसका नाम था दिवाकर। ठीक है, बौद्ध भिक्षु दिवाकर से मिला था और उसने ये पता लगवाया कि हमारी बहन कहाँ है। हर्षवर्धन ने पता लगाया कि हमारी बहन राजश्री कहाँ है। तो
उस समय उसका पता लग गया जब वो बिल्कुल सती होने जा रही थी। तो सती होने से राजश्री को किसने बचा लिया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने जब उसको बचा लिया, वापस लाए और उन्होंने कहा कि अब आप अपने कन्नौज जाइए और शासन कीजिए। ठीक है, कहाँ जाइए? कन्नौज जाइए, शासन कीजिए। तो दिवाकर जो था, ये इसने बताया था कि हर्षवर्धन, ये जो है हर्षवर्धन की बहन राजश्री, ये आत्मदाह करने जा रही हैं। ये कहानी इनको पता चली थी और दिवाकर ने बताई थी। तो दिवाकर की सहायता से उन्होंने राजश्री को सती होने से बचाया था, यानी आत्मदाह करने से बचाया था। ध्यान दीजिएगा, आगे इसका रूल है, क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो शैव धर्म का अनुयायी है। किसका है? अनुयायी है। और उसके बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी इसके बाद हो जाता है, कि इस पे विश्वास करता है कि उसकी बहन को खोजने में मदद करता है, इसलिए वो शैव धर्म त्याग के बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म कौन अपना लेता है? ठीक है, हर्षवर्धन। आगे देखिए, हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 16 वर्ष की अवस्था में। जैसे ही गद्दी पर बैठा, अपनी बहन को बचाया। उसके बाद उसका दूसरा जो था शशांक को मारना। देखिए, आपने सुना होगा कि गौतम जो बुद्ध थे उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे, वो बोध गया में जो पीपल था, उस पीपल को शशांक ने कटवाया था। किसने कटवाया था? शशांक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है उस पीपल वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक ने कटवाया था। ठीक है, आगे देखिए, जब हर्ष अपनी सेना लेकर कन्नौज की तरफ बढ़ा था, तो जैसे ही शशांक को पता चला कि हर्ष कन्नौज की तरफ आ रहा है, तो हर्ष अपना कुछ बिना किसी को बताए हुए पूरा कन्नौज छोड़ के भाग गया था। ठीक है, जब कन्नौज छोड़ के भाग गया, तो कन्नौज के जो मंत्री थे गृहवर्मन के, उन्होंने हर्षवर्धन से कहा कि आप आके राज सिंहासन संभालिए कन्नौज का। तो हर्षवर्धन ने अपने को कहा कि हम खुद राजपुत्र हैं, हम कन्नौज, मना कर दिया, उसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जब उसने अस्वीकार कर दिया तो उसकी बहन ने कहा कि हमारा सहयोग करिए उसके माध्यम से। तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन के सहयोग के नाते कन्नौज आया था, अपनी बहन का सहयोग भी कर रहे थे। ठीक है, तो कई पुस्तकों में लिखा है कि राजश्री हर्षवर्धन एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। फिर देखिए, हर्षवर्धन ने फिर कन्नौज में आके शासन भागडोर संभालना स्टार्ट कर दिया था। तो कन्नौज और थानेश्वर काफी दूर पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। ये बार बार एग्जाम में आता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज में। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। कई परीक्षाओं में आया है, बार बार परीक्षा में रिपीट भी होता है। तो हर्षवर्धन की राजधानी, देखिए उसके पूर्वज जो थे उनकी राजधानी थानेश्वर थी, मगर अपनी बहन का सहयोग देने के लिए उन्हें थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ लाया? कन्नौज लाया। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इत्र कहाँ पैदा होता है? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। कन्नौज राजधानी किसकी थी? हर्षवर्धन की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। और देवगुप्त और शशांक ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या की थी। और गृहवर्मन राजश्री का पति था और कन्नौज का शासक था। तो देवगुप्त की हत्या तो कर दी थी राजवर्धन ने, लेकिन शशांक भाग गया था अपने आप ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, और राजश्री सती होने जा रही थी, तो उसी समय बौद्ध नामक भिक्षु ने, दिवाकर जिसका नाम था, जिसने हर्षवर्धन को उसकी, ठीक है, सती होने से घटना बताई थी और उसको बचाया था। तो दिवाकर से ही प्रसन्न होकर हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन इसका सबसे वास्तविक संस्थापक है और यशोमती इनकी पत्नी का नाम है। इनके 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। ठीक है, राजश्री का विवाह गृहवर्मन से हुआ था जो कन्नौज के शासक थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक के पॉइंट। आगे देखते हैं। इस पूरी घटना में सबसे इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। तो हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है,
हर्षवर्धन जो था, जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया तो ये प्रयागराज में कुंभ का मेला सुना होगा, कुंभ के मेले का निर्माण करवाने लगा हर 5 वर्ष के बाद, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहा जाता था। तो 5 प्रयागराज में कुंभ के मेले का इसने, ठीक है, शुरुआत की और 5000 ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को प्रतिदिन ये खाना खिलाता था, ठीक है। इसीलिए इसे शिलादित्य कहा जाता था। शिलादित्य एग्जाम में पूछा जाता है कि शिलादित्य के नाम से किस राजा को कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को दूसरा नाम है शिलादित्य, ठीक है। इसी के समय इसका जो शासन काल है, ध्यान दीजिए, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 647 ईस्वी तक इसने शासन किया। 606 से 647 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है। और जितने साल ये शासन किया अपने युद्धों में ही विलीन रहा, हमेशा सारे युद्ध इसने जीते थे। देखिए, लेकिन 620 ईस्वी में चालुक्य शासक, नाम सुना होगा, ये बार बार एग्जाम में आता है। 620 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने, ये भी एग्जाम में आता है, पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, एक क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया, यानी 40 से 41 साल का इसका संघर्ष रहा है, मतलब शासन का, उसमें ये कोई युद्ध नहीं हारा था, मगर एक युद्ध ऐसा था जो ये हार गया था। तो युद्ध है 620 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पहली बार नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है दोस्तों। पूछा जाता है एग्जाम में कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया, तो 620 में, और किस नदी के तट पर, तो नर्मदा के नदी के तट पर पराजित किया था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हर्षवर्धन किस नदी के किनारे युद्ध में पराजित हुआ, नर्मदा नदी। हर्षवर्धन किस शासक से पराजित हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय था। किस वंश का था, चालुक्य वंश का था। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन अपने जीवन काल में एक ही बार युद्ध में हारा था, और वो युद्ध था 620 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है, और नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन पराजित हुआ था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। प्रयागराज में 5 वर्ष के बाद एक मेला बहुत बड़ा लगवाता था, कुंभ मेला जिसे कहते हैं, उसे मोक्ष प्राप्ति नाम दिया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में 630, कहीं 629 मिलता है, 630 ईस्वी में चीनी यात्री आया था। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है। चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग, चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग आया था, ये आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। उस समय बहुत तेजी से उभार मार रहा था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिसे गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। तो गुप्त वंश के बाद सबसे जो प्रभावशाली या सबसे बड़ा शासन हुआ है वो हर्षवर्धन का हुआ है, और हर्षवर्धन बोला जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू राजा था, ठीक है। अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन था, इसने सोने का मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के समय में 630 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग भारत आया था, ह्वेनसांग ने सीयू की अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि कहा जाता है, ह्वेनसांग को। तो ह्वेनसांग जो है सीयू की एक पुस्तक लिखता है, अपनी यात्रा कैसे उसने की, और हर्षवर्धन की बढ़ाई चढ़ाई लिखता है कि उसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 630 ईस्वी में वो चीनी यात्री भारत आता है और हर्षवर्धन के दरबार में आता है, जिसका नाम है ह्वेनसांग।
तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेन-सांग किसके दरबार में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था, 630 में। ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ये अलग अलग नाम है, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, वेन-सांग। आगे देखिए, किस उद्देश्य से आया था, तो वेन-सांग जो है भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था और उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण भी की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था ये साहित्यकार भी था। क्या था, साहित्यकार। इसने स्वयं अपने आप नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों जो संस्कृत नाटक हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, हर्षवर्धन के द्वारा। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे संस्कृत में, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगले जो है इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक की रचना की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हर्षचरित, देखिए हर्षवर्धन भी लेखक था, साहित्यकार था, इसने भी 3 नाटकें लिखी है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जबकि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा है। अब एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटक या पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है, तो देखिए नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है, हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नहीं लिखी है। तो साहित्यकार था, इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी है और इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की है। दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, पुस्तक लिखी हर्षचरित और कादम्बरी। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन का जो जीवन था वो युद्धमय था, युद्ध लड़ता रहा। हर्षवर्धन ने 606 से 647 तक शासन किया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए जरा, हर्षवर्धन से पहले राजगद्दी पर बैठा था राजवर्धन। राजवर्धन का जो सेनापति था वो भंडी था, सेनापति नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री, पीएम। राजवर्धन का जो प्रधानमंत्री था वो भंडी था और हर्ष का जो प्रधानमंत्री था वो अवंत था। नाम लिख लीजिए, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसको याद रखिएगा, डीपली क्वेश्चन है। हर्षवर्धन का जो प्रधानमंत्री था वो भंडी था और हर्ष का जो प्रधानमंत्री है वो अवंत था, कई बार एग्जाम में आया है। आगे देखिए, हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो 606 से 647 तक रहा। ये प्रयागराज में मेले वगैरह लगवाता था, कुंभ का मेला, इसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ये पहली बार युद्ध में जब पराजित हुआ 620 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुआ। ठीक है, बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की है और स्वयं साहित्यकार हर्षवर्धन था जिसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकें, संस्कृत नाटक लिखी है। ठीक है, इसी के समय में 630 ईस्वी में चीनी यात्री वेन-सांग भारत आया था जिसने सीयू की यात्रा वृत्तांत लिखा है, इसीलिए इसको वेन-सांग का नाम कुछ पड़ा। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है, किसे, ठीक है, वेन-सांग को। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन 606 से 647 तक रहा, उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये भारत का अंतिम हिंदू राजा था, शासक था। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, और कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में
ठीक है, आपको दूसरे वीडियो मिलेंगे, उनको भी देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।